एवरीवन वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डियर चैनल एंड द क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे। तो जिसमें कि मैं आपको लैंड एंड सॉयल ये दो चीज़ करा चुका हूँ और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वाटर वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन को हम पूरा करें। सो गाइज मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लैंड एंड जो सॉयल थी उसमें करा रखे हैं और वही कॉन्सेप्ट आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार प्लीज़ आप उन लेक्चर को देखिएगा और फिर कंटिन्यूएशन में इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको फिर से वो टर्म्स नहीं बताने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर देयर। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओके, एंड 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय द वाटर, ओके। और आपको एक और चीज़ बता दें कि जो प्रिमिटिव ओशियन था हमारा, ओके, उससे लाइफ का बिगिन हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, ओके। प्रिमिटिव ओशियन का मतलब ये होता है जब अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पे जो ओशियन था हमारे पास उसको ही प्रिमिटिव ओशियन कहते हैं, ओके। और आज भी हमारी जो अर्थ है, अर्थ में 3/4 ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाय दी वाटर, ओके, जो कि सपोर्ट करती है रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ओके। इसके अलावा बता दें जो ओशियन का जो टोटल वाटर है ये पूरा का पूरा सैलाइन है और नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। इसके अलावा अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें जो कि 2.7% है, इसका जो नियरली 70% है वो या तो आइस के रूप में है या ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में है, ओके। और क्योंकि ये एसेसेबल नहीं है हमारे लिए या इनएसेसेबल है तो इसलिए हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो सिर्फ अब बचा हमारे पास सिर्फ 1% ऑफ द फ्रेश वाटर जो कि हमारे पास अवेलेबल है और फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, जिसमें कि ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर इन द रिवर एंड लेक्स है एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो अवेलेबल एंड फिट फॉर द यूज ऑफ द ह्यूमन कंजप्शन है वो सिर्फ 1% है। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर इज अ प्रीशियस फॉर अस, ओके, और यू कैन से वाटर इज अ प्रीशियस रिन्यूएबल सोर्स फॉर अस, ओके। नाउ यहाँ पे देखेंगे जो फ्रेश वाटर है इसीलिए प्रीशियस है। और उसके बाद हम देखें तो जो वाटर है, वाटर हमारे अर्थ में कांस्टेंट है, ओके। इट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ये कह सकते हैं हम, ना ही ये ऐड होता है और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होता है। इट्स वॉल्यूम, जो इसका जो वॉल्यूम है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, ओके। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर सपोज हमारे पास जो जितना भी वाटर है अगर हम उसको कंटिन्यूसली पॉल्यूटेट करेंगे या हम उसका अनइफेक्टली यूज़ करेंगे तो जो वो रिसोर्स है हमारे पास वो अनफिट हो जाएगा हमारे यूज़ के लिए। इसलिए आज की डेट में हमारे पास जो वाटर है उसका जुडिशियस यूज़ करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अब देखिए जो हमारे पास वाटर है उसका कांस्टेंट मोशन होता है और ये साइकिल होता रहता है थ्रू ओशियन, एयर, लैंड और फिर से बैक आता है। तो ये इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है। सबसे पहले ओशियन में जो वाटर होता है उसका एवेपोरेशन होता है, फिर ऊपर जाके वो वेपर कंडेंस हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर जो रन ऑफ होता है फिर से वो ओशियन में जाता है और फिर इस तरीके से जो साइकिल चलती है उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, ओके। इसके अलावा अब देखिए जो ह्यूमन है, ह्यूमन सिर्फ वाटर को ड्रिंकिंग यूज़ के लिए नहीं, जो वाटर है वाटर ड्रिंकिंग यूज़ के लिए नहीं होता है सिर्फ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम वाटर से पूरा करते हैं, ओके। जैसे कि वॉशिंग करना, ओके। इसके अलावा एग्रीकल्चर में यूज करना, इंडस्ट्रीज़ में यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है, ओके। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, बट हमारे पास जो वाटर है वो बहुत ही कम अवेलेबल है जो फिट फॉर द यूज है, ओके। इसीलिए अब देखिए इतनी सारी चीज़ों के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है फूड एंड कैश क्रॉप की, ओके। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है और ये सारे ऐसे फैक्टर है जिससे कि जो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर हो रहा है, जो हमारे पास फ्रेश वाटर उसकी क्या हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और या तो क्या हो रहा है, वो जो वाटर सोर्स है वो तो ड्राई हो रहा है या तो पॉल्यूटेड हो रहा है। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सपोज बस हमारे पास 100 लीटर फ्रेश वाटर है, ओके।
यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, सपोज मान के चल रहे हैं 100 लीटर हमारे पास फ्रेश वाटर। अब सपोज उस 100 लीटर को हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं उसमें से 50 लीटर को हम क्या कर दे रहे हैं, कंटेमिनेट कर दे रहे हैं या पॉल्यूटेट कर दे रहे हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा, 50 लीटर यूज हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो वाटर है उसको पॉल्यूटेट होने से कम करना है। ओके, पॉल्यूशन जो हो रहा है वाटर में उसको कम करना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। हमारे पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ओके, सबसे पहले जो वाटर है उसकी स्कैरिसिटी है। बहुत सारे जो रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि USA, मैक्सिको, बहुत सारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है जहाँ ड्रट है वहाँ बहुत ज़्यादा जो वाटर स्कैरिसिटी है उसकी जो प्रॉब्लम है। ओके, और 10 वाटर शॉर्टेज में भी एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ, और वो जो वाटर शॉर्टेज है वो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या तो वेरिएशन इन सीजन और एनुअल प्रेसिपिटेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं या वेरिएशन आ रहा है उसके कारण हो सकता है, या स्कैरिसिटी हो सकती है जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं, या हम वाटर को क्या करें, कंटेमिनेट करते हैं या प्रदूषित करते हैं। ये इसका मतलब ये हो गया। ओके, सो यहाँ पे घुमा फिरा के एक ही चीज़ कही गई है कि वाटर का स्कैरिसिटी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है वाटर में, इसीलिए नाउ वी नीड अ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ओके, सो हमारे पास जो एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स है आज एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है वर्ल्ड की। ओके, क्लीन एंड एडुकेट वाटर की एक प्रॉब्लम बन चुका है। ओके, और आपको पता होगा SDG जो हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें एक SDG है जहां हम वाटर को कंजर्व करने की बात करते हैं। ओके, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है आज की डेट में हमारे लिए। ओके, अब देखिएगा जो वाटर किस तरीके से पॉल्यूटेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर डिस्चार्ज होता है अनट्रीटेड और जो पार्सली ट्रीटेड सीवेज होता है, या एग्रीकल्चर केमिकल एंड इंडस्ट्री एफ्लुएंट होता है जो कि डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में गिरता है, उसके कारण भी क्या होता है, जो हमारा मेजर ऑफ वाटर है वो पॉल्यूटेट हो रहा है। आपने यमुना रिवर देखी होगी या गंगा देखी होगी कानपुर के आसपास में, तो वहाँ क्या होता है जो इंडस्ट्रीज़ का एफ्लुएंट होता है वो डायरेक्टली अनट्रीटेड क्या कर दिया जाता है, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है नदियों में, जहाँ से फिर नदियाँ क्या हो जाती है, कंटेमिनेटेड हो जाती है, और जिस कारण जो वाटर है वो क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। और इस कारण बहुत सारे हमारे, अगर हम उस वाटर को किसी न किसी तरीके से कंजप्शन करते हैं तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमें होने लग जाती हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा मैं, एफ्लुएंट क्या होता है। देखिए एफ्लुएंट क्या होता है, जब किसी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जब वाटर चाहिए होता है तो वाटर किसी यूज के लिए चाहिए होता है, जब वो वाटर यूज में होता है और फिर जो गंदा वाटर किसी नाले से निकलता है तो उसको एफ्लुएंट कहा जाता है। ओके, यही चीज़ एफ्लुएंट होती है। और देखेंगे आप कि मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो वाटर यूज़ करती है उसमें फिर केमिकल्स आ जाते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो विखंडित नहीं हो सकते हैं, और फिर ये किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन की बॉडीज़ में चले जाते हैं, और फिर जाके ह्यूमन की बॉडी में जब चले जाते हैं तो फिर ह्यूमन क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और बहुत सारी की अलग अलग तरीके की बीमारी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा जब वाटर में आर्सेनिक ज़्यादा हो जाता है, ओके, जब नाइट्रेट आ जाता है तो इसमें फिर डिफरेंट प्रकार के हमें क्या होती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं। ओके, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमें क्या करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, देखिए फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर। ओके, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट उगाने चाहिए, वेजिटेशन उगाना चाहिए, ताकि जो सरफेस रन ऑफ हो वो एकदम ना हो, और यह हो सके जो ग्राउंड वाटर है हमारा उसको फिर से रिचार्ज हो सके। इसके अलावा वेजिटेशन के कारण क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो वाटर को क्या करती है, कंजर्व करके रखती हैं, और फिर जो सरफेस रन ऑफ होता है हमारा वो कम से कम हो पाता है। ओके, इसके बाद देखेंगे कि जो हम इरिगेशन के लिए कैनाल्स का यूज़ करते हैं उन कैनाल्स को हमें प्रॉपर्ली लाइंड होना चाहिए। लाइंड इन द सेंस कि जो वाटर जब ये इस तरीके से कैनाल का ये अगर मैं सरफेस मानूँ तो इस सरफेस में क्या होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए, इसी चीज़ को कहते हैं लाइंड। ओके, जिससे क्या होता है कि जो वाटर का जो सीपेज है वो कम से कम होता है। वाटर सीपेज इन द सेंस कि वाटर का नीचे चले जाना अलग से। ओके, सपोज सरफेस पे वाटर है तो सरफेस पे वाटर जब अनलाइंड होगा तो जो ये वाटर होगा वो नीचे रिसेगा, और जहाँ हमें फील्ड में इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए था वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ओके, इसके बाद हम यूज़ करते हैं, अगर इरिगेशन के लिए अगर हम स्प्रिंकलर यूज करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, वाटर का लॉस कम होगा। सीपेज एंड इवेपोरेशन को हमें कम से कम करना चाहिए ताकि जो इरिगेशन पोटेंशियल है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, अगर ड्राई रीजन की बात करें तो इवेपोरेशन को कम से कम करने के लिए हमें ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं,
और इसीलिए जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है उसको हम इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं इरिगेशन पर्पजेस में। ओके, तो ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है? देखिए, ड्रिप में बूंद बूंद करके इरिगेशन दिया जाता है और ट्रिकल में फुहारे की तरह इरिगेशन दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। ओके, सो नाउ यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि रूफ टॉप्स में वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसे एक अवेलेबल जहाँ हमें रिक्वायर्ड है वहाँ उसे स्टोर किया जाता है। ओके, एक बार आप फिर से इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लीजिएगा, यू विल गेट इट। ओके, नाउ यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जिसे कि हम बायोस्फीयर कहते हैं। नाउ यहाँ पे आप फिर से समझिएगा, ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है और ये एटमोस्फीयर है। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे ये तीनों के तीनों इंटरसेक्शन, ये हमारा बायोस्फीयर है, जहाँ ऑल लिविंग फॉर्म्स क्या होते हैं, सर्वाइव होते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जहाँ सारी की सारी जो लाइफ है वो सपोर्ट होती है। ओके, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, ये भी कह सकते हैं हम कि जो बायोस्फीयर है ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जहाँ सारी जो लाइफ है आपस में सर्वाइव करती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है हमारी वैल्यूएबल रिसोर्स है। ओके, प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, शेल्टर, एनिमल के लिए शेल्टर देते हैं। उसके अलावा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है और बहुत सारे इसेंशियल जो क्रॉप्स होती हैं वो मिलती है हमें। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर होता है वेजिटेशन से और प्लांट के द्वारा। इसके अलावा फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिन प्लांट, और ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं हमारे प्लांट से और वेजिटेशन से। ओके, और इनके बहुत सारे इन्यूमरल यूज हैं जो कि आज तक जो ह्यूमन बींग है उन्हें अभी तक कुछ पता भी नहीं है। ओके, वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में जैसे कि एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है दे ऑल आर कवर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ। ओके, सो नाउ ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, इसके अलावा वूल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे इंसेक्ट जैसे कि बीज हो गया, ये हमें हनी देती हैं और हेल्प करती हैं पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, सपोज ये फीमेल है, ये मेल फ्लावर है। ओके, तो फीमेल का एंथर मेल के स्टिग्मा से, इन दोनों स्टिग्मा से जो इंसेक्ट होते हैं या बटरफ्लाई होते हैं उनके द्वारा मिलाया जाता है। ठीक है, और फिर इस तरीके से इस चीज़ को ही पॉलिनेशन कहा जाता है, जिसके बाद जर्मिनेशन होता है। ओके, नाउ जो बर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो इंसेक्ट को, ठीक है, फीड ऑन इंसेक्ट, जो बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो इंसेक्ट को फीड करते हैं और एक्ट करते हैं डिकम्पोजर के द्वारा। आपने वल्चर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है वल्चर, जो कि कहा जाता है कि ये नेचुरल स्कैवेंजर है हमारी अर्थ में, जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिग एनिमल हैं जो कि इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम के। ओके, तो इस तरीके से हमने वाइल्ड लाइफ में समझा कि क्या क्या चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ का। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, जो अर्थ है, अर्थ ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंडली प्राइमली ऑन, एक तो टेम्परेचर पे, एक चीज़ है मॉइस्चर पे। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए। और जो वेजिटेशन है हमारी वर्ल्ड में, उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप में या डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा। ये देखिए, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 की NCERT है, वहाँ हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमने NCERT 7 की जो क्लास 7 की है उसे डिटेल में कवर कराया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, देखिए जहाँ हैवी रेनफॉल होगी वहाँ जो ट्री होंगे वो लंबे लंबे होंगे, जहाँ कम रेनफॉल होगी वहाँ जो फॉरेस्ट होंगे या ट्री होंगी उनका जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्री
एंड दियर डेंसिटी रिड्यूस। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको समझना है, जहाँ भी मॉइस्चर कम होगा तो वहाँ पे जो ट्री का साइज़ होगा और जहाँ पे वो डेंसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से होता है। अगर मैं ट्रॉपिक्स की बात करूँ, सपोज ये अर्थ है और ये अर्थ का ट्रॉपिक्स है, ओके। तो अर्थ के ट्रॉपिक्स की अगर मैं लैंड की बात करूँ, तो अगर आपने देखा होगा कि अफ्रीका की बात करूँ, तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर अगर बीच में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिलेंगी जिनकी हाइट कम होती है, प्लांट की हाइट जहाँ पे कम होती है वहाँ ग्रासलैंड होगे, जैसे कि सवाना ग्रासलैंड। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जहाँ की रेनफॉल बिल्कुल कम होती है, वहाँ आपको वेस्टर्न सहारा डिजर्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्री आल्सो डिक्रीज एंड दियर डेंसिटी आल्सो डिक्रीज, ओके। अब देखेंगे कि शॉर्ट एंड स्टंटेड ट्री कहाँ मिलेंगे, जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होगी। थ्रॉनी स्क्रब कहाँ मिलेंगे, जहाँ रेनफॉल बिल्कुल लो हो जाएगी। अब देखिए जहाँ रेनफॉल कम है तो वहाँ कुछ ना कुछ जो प्लांट है वो सर्वाइव करते हैं और उनकी एक बेसिक फीचर होता है, प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो ट्रांसपीरेशन कम से कम हो पाता है। अब ट्रांसपीरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर होता है। ट्रांसपीरेशन तब होता है जब प्लांट की लीफ से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। और वेपोराइजेशन तब होता है जब किसी वाटर बॉडी से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे जो प्लांट का जो स्पेसिफिक फीचर होता है, तो उनकी डीप रूट होती है, ताकि वाटर लेवल, अगर वाटर कम है वहाँ, तो डीप रूट से वहाँ वो वाटर ले सके, ठीक है। लीव्स कुछ इस तरीके से होती है, थ्रॉनी होती है, वैक्स सरफेस होती है, जिससे कि जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो कम से कम हो जाए। वहीं अगर टुंड्रा वेजिटेशन की बात करें, जो कि पोलर में पाई जाती है, कोल्ड पोलर रीजन में पाई जाती है, वहाँ पे मोएसेस एंड लाइकेन होता है। अब आपको ये बताना है कि जो लाइकेन है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ आता है, जिनमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो आपको बताना है कि किन दो चीज़ों में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और फिर ये जाके लाइकेन कहलाते हैं, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ओके। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है और प्लांट शेल्टर देती है एनिमल्स को, एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम को भी क्या करती हैं, मेंटेन करती है, ओके। अब देखिए, क्लाइमेट में अगर चेंजेस होगा, ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, तो लॉसेस ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा फॉर द प्लांट एंड एनिमल के लिए। इसीलिए बहुत सारी क्या हो रही हैं, जो स्पीसीज़ है वो वल्नरेबल हो रही हैं, इंडेंजर्ड हो रही हैं, और बहुत सारी जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं, ओके। और हाल में आपको पता होगा कि 6th जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट के हिसाब से। तो नाउ नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हम अपना सकते हैं। देखो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉयल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चल रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सुनामी, लैंडस्केप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कि जो रिसोर्सेज है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ओके। और बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे कि पोचिंग मतलब कि शिकार करना, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब नाउ हमें ऐसे मेजर्स अपनाने पड़ेंगे जिससे कि क्या हो, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो सके, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे कि हैबिटेट देखे, अब इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, ठीक है, जिसे हम पोचिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। अब अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हो गए, वन महोत्सव हो गए, ठीक है, इन ऐसी चीज़ों को हमें इंक्रेज करना पड़ेगा रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे। जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनको इंक्रेज करना पड़ेगा कि ताकि वो क्या कर सके, अपने आसपास के जो इलाके हैं उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग करें और उनके अंदर एक सेंस जगाएं, ताकि वो अपने वेजिटेशन को क्या कर पाएँ, कंजर्व कर पाएँ। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे कि साइट्स की बात करें हम, साइट्स, ओके, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंदर इलीगल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके। साइट का मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल स्पीसीज, ठीक है। इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे एक ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया है, जहां हम देखते हैं
कि जो इलीगल ट्रेड ना हो प्लांट एंड एनिमल का। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कंजर्वेशन, प्लांट का कंजर्वेशन देखा हमने, एनिमल का कंजर्वेशन देखा एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, और इकोसिस्टम किस तरीके से चलता है जब ये सारी की सारी चीज़ें आपस में चलती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें छूट गई होंगी जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हैं मैंने, इस पर्टिकुलर जो ये चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और वही कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट हो रखे हैं, तो फिर आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो थैंक यू फॉर द डे। आई होप आपने अभी तक हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो थैंक यू फॉर द डे।